चलिए गुप्त काल तो पढ़ लिए थे। देखिए जब गुप्त काल समाप्त हो गया तो गुप्त काल के समाप्ति के बाद यानी पतन होने के बाद बहुत सारे वंश आए। जैसा कि हमने पिछले क्लास में आपको बताया था कि बहुत सारे सामंत हो गए थे। सामंत का मतलब समझते हैं, उसके अधीन हो गए थे, उसको अपने अधीन कर लिया था। तो गुप्त वंश के समाप्ति के बाद बहुत सारे सामंत आए थे। क्यों? क्योंकि हुनों ने आक्रमण किया था ना, तो छोटे छोटे सामंतों में क्या हुआ था, बट गया था, जिसमें मैत्री, मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परमगुप्त और गौण, ये प्रमुख सामंत हो गए थे। छोटे छोटे सामंतों में बटे थे तो कौन कौन? मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परमगुप्त और गौण। ये छोटे छोटे सामंतों में क्या हो गए थे, बट गए थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? पुष्यभूति सामंत। पुष्यभूति सामंत इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये विशाल साम्राज्य था। इसका सामंतों में सबसे विशाल साम्राज्य किसका था? पुष्यभूति वंश का था। आज हम लोग पुष्यभूति वंश पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। क्या? अरे नहीं, मैत्रक, मैखरी, पुष्यभूति, परमगुप्त, गौण, इतना सामंत में बटा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है? पुष्यभूति, और उसी के बारे में हमको पढ़ना है। आगे बात समझ में? चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग पुष्यभूति वंश के बारे में। ये सारा कहानी उत्तर भारत का चल रहा है, ठीक है ना? हाँ, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना, पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने ही किया था, ठीक है? अपने ही नाम पर एक वंश चलाया, जिसको पुष्यभूति वंश कहा गया। इसने राजधानी थानेश्वर को बनाया। थानेश्वर ये हरियाणा का कुरुक्षेत्र वाला एरिया है। हरियाणा कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र हरियाणा में ना? हाँ, कुरुक्षेत्र कहाँ है? हरियाणा में है। तो हरियाणा के कुरुक्षेत्र वाला एरिया है थानेश्वर, जिसको क्या किया था, इससे राजधानी बनाया था। इस वंश का प्रथम प्रतापी राजा आया था। प्रतापी, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग, समय का ख्याल रखिए। प्रथम प्रतापी राजा आया था प्रभाकर वर्धन। प्रथम प्रतापी शासक कौन आया? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने क्या किया कि इसने दो उपाधि धारण किया, एक परम भटारक और महाराजा धीराज। दो उपाधि धारण किया। कौन? प्रभाकर वर्धन। परम भटारक, ये भटारक है, परम भटारक और महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया? प्रभाकर वर्धन ने। इसकी एक पत्नी थी यशोमती, यशोमती और प्रभाकर वर्धन से दो बेटा और एक बेटी हुई। दो पुत्र और एक पुत्री। दो पुत्र थे, एक था राजवर्धन और दूसरा था हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राजश्री, ठीक है? प्रभाकर वर्धन के दो बेटा, राजवर्धन और हर्षवर्धन, और बेटी एक राजश्री। राजश्री जब बड़ी हो गई तो इसका विवाह किया गया कन्नौज के मौखरी। अभी मौखरी आया था ना, एक शब्द यही आया था। मौखरी वंश देखे है ना, सामंत में भी एक सामंत था, मौखरी सामंत। तो उसी सामंत का एक शासक था जिसका नाम है ग्रह वर्मा। शासक है ग्रह वर्मा। तो ग्रह वर्मा से किसका विवाह हो गया? राजश्री। किसका विवाह हो गया? राजश्री। राजश्री और ग्रह वर्मा दोनों क्या हो गए? पति पत्नी हो गए। जब सब कुछ ठीक चल रहा था तो एक परमगुप्त वाले देख रहे थे ना, परमगुप्त भी आया है। उसी का एक शासक था जो मालवा में बैठता था। मालवा का शासक था देवगुप्त।
ठीक है। तो देवगुप्त ने क्या किया कि अपने मित्र, इसका मित्र था गौड़ का शासक शशांक। गौड़ अभी देखे है ना, गौड़ आया था, गौड़ भी एक सामंत था। तो गौड़ का शासक शशांक, ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष कटवाया था। यस सर। गया वाला बोधि वृक्ष जहां से गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, क्या किया था इसने? कटवा दिया था। तो गौड़ का शासक शशांक और परम गुप्त का देवगुप्त दोनों क्या थे? मित्र थे। दोनों ने मिलकर ग्रह वर्मा की हत्या कर दिया। दोनों मिलकर क्या कर दिया? इसको हत्या कर दिया। ये इसको बताया था लेकिन गया नहीं था, प्लानिंग दोनों का था। बट देवगुप्त को कहा जाता है कि इसने क्या कर दिया था? हत्या कर दिया। और क्या किया? राजश्री को किडनैप कर लिया, राजश्री को बंदी बना लिया, उठा कर ले आया और कारागार में डाल दिया। दोनों मिलकर हत्या किया था। मतलब प्लानिंग दोनों का था, दोनों मिल के किए थे। परंतु देवगुप्त किया था, ये इसको खाली इन्फॉर्म कर दिया था कि हम जा रहे हैं ऐसा करने। इसका बात आगे समझ में आएगा आपको। तो राजश्री को क्या कर लिया इन लोगों ने? बंदी बना लिया। अब बंदी बना लिया तो इसका भाई टेंशन में हो गया। बड़का भाई कौन है? राजवर्धन। बड़का भाई टेंशन में हो गया कि एक तो उसको विधवा भी बना दिया और उसको कारागार में भी डाल दिया, और ऐसा कारागार में डाल दिया कि खोजे से मिलेगा नहीं। तब राजवर्धन का मूड हो गया खराब। राजवर्धन ने कहा कि ऐसे नहीं होगा। तो राजवर्धन ने क्या किया? इसने क्या किया कि देवगुप्त की हत्या कर दिया। क्या कर दिया? देवगुप्त की हत्या कर दिया। किसने? राजवर्धन। ई बतिया पता चल गया उनका दोस्त शशांक। शशांक भी उधर से आया तो सोचा कि सामने से लड़ेंगे तो मामला खराब हो जाएगा, नहीं पार पाएंगे। तो इसने धोखे से, धोखा मतलब पीठ में छुरा भोंकना होता है। धोखा मतलब यही होता है ना, धोखा मतलब पीछे से वार करना। तो शशांक ने पीछे से वार किया, शशांक ने पीछे से वार किया और राजवर्धन की क्या कर दिया? अभी तक इसके समझ में आया आपको? हाँ। राजश्री को बंदी बना लिया तो उसका भाई राजवर्धन गुस्से में आ गया। उसने क्या किया? देवगुप्त की हत्या कर दिया। जब देवगुप्त की हत्या हुआ तो गौड़ के शासक शशांक जो उसका दोस्त था उसको पता चला, तो इसने पीछे से क्या कर दिया? इसकी हत्या कर दिया। किसकी? राजवर्धन की हत्या कर दिया। लेकिन बहन को खोज, यहां तक बात स्पष्ट है। छोटा भाई था हर्षवर्धन, छोटा भाई हर्षवर्धन था। जब भाई की मृत्यु हो गई तो 16 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष की अवस्था में थानेश्वर की गद्दी पर बैठता है। थानेश्वर की गद्दी का मतलब ये हुआ कि राजधानी कहाँ था? थानेश्वर। थानेश्वर का मतलब होता है जैसे भारत की राजधानी है ना दिल्ली, तो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाने का मतलब है कि दिल्ली के आप शासक हो। यही बात है ना। तो 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन क्या किया? थानेश्वर की गद्दी पर, ठीक है। जब बैठा तो इसने, इसका एक और उपनाम है शिलादित्य। शिलादित्य, हाँ, हर्षवर्धन का ही दूसरा नाम क्या है? शिलादित्य। ये बात, सारी बातें इसको पता चल गया कि मेरे बहन का कौन किडनैप किया, मेरा बहनोई को कौन मारा, मेरा भाई को कौन मारा। तो इसने क्या किया कि शशांक के साथ युद्ध किया। किसके साथ युद्ध किया? शशांक के साथ युद्ध किया और इसकी क्या कर दिया? पराजित कर दिया और इसका कहानी खत्म कर दिया, यानी इसकी हत्या कर दिया गया। सर पराजित में तो वो हराना भी होता है, वो हत्या। हाँ, हत्या भी होता है। तो पराजित करके मार दिया शशांक का, फिर दोबारा कुछ। प्रतापी मतलब क्या होता है सर? प्रतापी मतलब बहुत ज्यादा शूरवीर, ताकतवर, फेमस, ठीक है। शशांक वही है जिसने क्या किया था? बोधि वृक्ष को कटवाया था। याद रखिएगा, बोधि वृक्ष को किसने कटवाया था? शशांक ने। और नालंदा विश्वविद्यालय को किसने ध्वस्त किया था? बख्तियार खिलजी। 1198। इस बात को याद रखिएगा, ये सब डिस्ट्रॉय करने वाले। चूंकि शशांक बोधि वृक्ष को इसलिए कटवाया था क्योंकि यह शैव धर्म का उपासक था, शैव धर्म को मानता था, ठीक है ना। शैव धर्म में आप लोग पढ़े हैं। तो शैव धर्म के उपासक था शशांक, इसलिए बौद्ध धर्म और अनेक धर्म जो इसके विपक्ष में थे, मतलब जो सिमिलर थे, सबसे नफरत करता था। इसलिए क्या किया इसने? बोधि वृक्ष को कटवा दिया। बहुत सारे बौद्ध मंदिर को भी इसने क्या किया? तोड़वाया। लेकिन बोधि वृक्ष ज्यादा फेमस है,
तो बोधि वृक्ष के बारे में ज्यादा सवाल आता है कि बोधि वृक्ष किसने कटवाया? शशांक ने कटवाया। हर्षवर्धन के शासन काल में चीनी यात्री आया था, एक चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग। एक फाहियान भी आया था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में फाहियान आया था। और चीनी बौद्ध यात्री वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। याद रखिएगा, दो चीनी आए हैं, वैसे तो बहुत चीनी आए हैं लेकिन दो बहुत फेमस है, एक फाहियान और एक वेनसांग। चीन से आया होगा। हाँ, चीनी का देखिए लिखल है। चीनी बौद्ध यात्री कौन आया था? ठीक है, तो आपसे सीधे पूछेगा कि वेनसांग किसके शासन काल में आया? हर्षवर्धन के शासन काल में आया था। यहाँ तक बात स्पष्ट है। वेनसांग जिस समय आया था तो इसका प्रमुख उद्देश्य नालंदा विश्वविद्यालय से बौद्ध धर्म के महायान शाखा का शिक्षा ग्रहण करना था। महायान समझ रहे हैं ना? यस सर। हाँ, हीनयान और महायान। तो इसने क्या किया था? महायान शाखा से शिक्षा ग्रहण करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय में आया था। किसके शासन काल में? हर्षवर्धन के शासन काल में। ये जब आया उस समय, जगह बच रहा है ये जब आया तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे, कुलपति समझते हैं ना? हाँ, कुलपति थे, उनका नाम था शिलभद्र। कौन थे? शिलभद्र। हर्षवर्धन ने पूरे उत्तर भारत को जीत लिया था, पूरे उत्तर भारत को जीत लिया था, पूरे उत्तर भारत को क्या किया था? जीत लिया था। लेकिन कश्मीर को अपने में नहीं मिला पाया। किसको नहीं मिला पाया था? कश्मीर को। पूरे उत्तर भारत को जीत लिया लेकिन कश्मीर को अपने में नहीं मिला पाया। तो वहां पे एक दंत अवशेष था। कहाँ पे? कश्मीर में ही। किसका? बुद्ध का। बुद्ध का दंत अवशेष। दंत अवशेष समझते हैं? दांत का अवशेष। तो दंत अवशेष बलपूर्वक लाया था। बलपूर्वक का मतलब जबरदस्ती लाया था। किससे? किसका दांत क्या अवशेष? दुर्लभ वर्धन से। बुद्ध के। हाँ, याद रखिएगा नाम। हर्षवर्धन ने पूरे उत्तर भारत को जीत लिया लेकिन कश्मीर को अपने में नहीं मिला पाया। ठीक है, तो कश्मीर में ही एक शासक था दुर्लभ वर्धन। ठीक है, जब कश्मीर का हम लोग वंश पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। तो दुर्लभ वर्धन से क्या किया उसने? बुद्ध के दंत अवशेष को बलपूर्वक ले आया, जबरदस्ती लाया। अरे बस मुझे जबरदस्ती छीन के लाया उससे। बुद्ध को जलाया गया था कि स्तूप बनाया गया था ना। यहाँ तक बात क्लियर है। अब क्या होता है, हर्षवर्धन के जितने भी पूर्वज थे, इसके हर्षवर्धन के जितने भी पूर्वज थे वो या तो शैव धर्म को मानते थे या विष्णु धर्म को, या विष्णु धर्म को। शैव धर्म या विष्णु धर्म के उपासक थे। स्वयं हर्षवर्धन भी शिव धर्म का मतलब शैव धर्म का उपासक था। लेकिन जब ये वेनसांग से मिला ना, जब ये वेनसांग से मिला तो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। प्रभावित होने के बाद, वेनसांग से प्रभावित होने के बाद हर्षवर्धन क्या किया? इसने बौद्ध धर्म के महायान शाखा को अपना लिया। ये भी बुद्धिस्ट हो गया। किस शाखा का? महायान शाखा। हर्षवर्धन भी क्या हो गए? बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। पहले शिव धर्म के थे, अब क्या हो गए? बौद्ध धर्म के। इतना ज्यादा प्रभावित हुए कि हर्षवर्धन ने वेनसांग के सम्मान में प्रयाग में, कहाँ पे? प्रयाग में, इलाहाबाद। तो प्रयाग में इन्होंने क्या किया कि प्रत्येक 5 वर्ष पर एक आयोजन किया, एक मेला लगवाया जिसको महामोक्ष परिषद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामोक्ष परिषद कहा जाता है, जिसका अध्यक्ष किसको बना दिया गया था? वेनसांग। इसी के सम्मान में था ना। तो वेनसांग को क्या कर दिया? अध्यक्ष बना दिया। और स्वयं वेनसांग 6ठा संस्करण में आया था। मतलब 6वां साल मेला जब लगा ना, 6वां संस्करण में आया था।
प्रेजेंट कब हुआ था? 6वां संस्करण में। यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक किन्हीं को डाउट है? ये उधर अभी तक हाँ बोलिए। मतलब उसका बहन में क्या मतलब वो हर्षवर्धन नहीं खोजा फिर खोजा ना, अरे शशांक को को मारा ना, शशांक के हत्या हर्षवर्धन ने किया तो बहन को खोजा, कारागार से निकाला, निकाल लिया। हाँ बस उसका इतिहास वहीं तक है। हम भी अब नहीं बताया हर्षवर्धन ने एक आदेश जारी किया प्रयाग में कि प्रत्येक 5 वर्षों पर ह्वेनसांग के सम्मान में मेला का आयोजन किया जाएगा जिसका नाम रहेगा महामोक्ष परिषद, और यह प्रत्येक 5 वर्षों पर होता था, जिसका अध्यक्ष ह्वेनसांग को बनाया गया। और ह्वेनसांग कब उपस्थित हुआ था? 6ठा संस्करण में। यहाँ तक बात क्लियर है? मेला लगाया था हर्षवर्धन, आदेश दिया था, अब राजा मेला लगवाएगा क्या? आदेश देगा? आदेश दिया था। हाँ तो आदेश दिया तो वही तो हम बोल रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक एक बार रिवाइज करते हैं। बोर्ड में तो छोटा बोर्ड है इसलिए दिक्कत हो रही है, फिर में जाते हुए आगे चलते हैं। चलिए क्लास में याद करने का, अभी तक जो देख रहे थे आप एज ए पिक्चर देखिए, स्क्रिप्ट याद हो जाएगा तो याद हो जाएगा। चलिए देखिए, पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने किया? राजधानी कहाँ बनाया? प्रथम प्रतापी। इसने 2 उपाधि धारण किया, कौन कौन? पत्नी, 2 पुत्र, 1 पुत्री। ये राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? ग्रह वर्मा। ग्रह वर्मा की हत्या किसने कर दिया? देवगुप्त ने। देवगुप्त की हत्या किसने कर दिया? राजवर्धन ने। ठीक है, जब राजवर्धन देवगुप्त की हत्या कर दे तो राजवर्धन की हत्या किसने कर दिया? शशांक ने। तब 16 वर्ष की अवस्था में कौन थानेश्वरी गद्दी में बैठा? हर्षवर्धन बैठा। हर्षवर्धन का एक और नाम है, कौन सा? शिलादित्य ने, यानी हर्षवर्धन ने शशांक की क्या कर दिया? कर दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया। मेन युद्ध तो कन्नौज में ही था ना, सब राजधानी थी वही मतलब अपना बहन का छोड़ा। हाँ, कन्नौज शशांक जैसे कि राज्यवर्धन की हत्या किया ना तो कन्नौज पर कब्जा कर लिया, शासन चलाने लगा, दोस्त का था ना। तो हर्षवर्धन ने क्या किया? इस शशांक की हत्या कर दिया और कन्नौज पर अधिकार कर लिया और कन्नौज को क्या कर दिया? राजधानी बना दिया। इसको क्या कर दिया? राजधानी बना दिया। शशांक है जिसने बोधि वृक्ष क्या किया था? और ये शैव धर्म को मानता था। ह्वेनसांग जो चीनी बौद्ध यात्री था किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह्वेनसांग भारत में किस लिए आया था? क्या करने? महायान शाखा को ग्रहण करने आया था। गौंड का था, अभी तो बताया था ना कि छोटे छोटे सामंतों में बट गया था। गुप्त शासन में जब हुनों का आक्रमण हुआ था तो छोटे छोटे सामंत में एक गौड़ भी था जिसका शासक शशांक था। ठीक है, जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग शिक्षा ग्रहण करने आया था उस समय वहां का कुलपति कौन थे? शिलभद्र। पूरे उत्तर भारत को हर्षवर्धन ने जीत लिया था, लेकिन कश्मीर को छोड़कर, कश्मीर को नहीं मिला पाया था। वहां का एक शासक था दुर्लभ वर्धन। कौन था? दुर्लभ वर्धन से जबरदस्ती बुद्ध के दंत अवशेष को छीन कर लाया था, बलपूर्वक। यहाँ तक क्लियर है? हर्षवर्धन स्वयं के पूर्वज शैव और विष्णु धर्म के उपासक थे और यह खुद शैव धर्म को मानता था। लेकिन ह्वेनसांग से जब इसका टच हुआ, ह्वेनसांग से जब मिला तो उससे इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि उसने क्या किया? बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म की किस शाखा को? महायान शाखा को। प्रभावित होने के बाद उसने एक आदेश जारी किया। आदेश में कहा कि प्रयाग में प्रत्येक 5 वर्षों पर एक आयोजन किया जाएगा। उस आयोजन का नाम रखा महामोक्ष परिषद। क्या रखा? महामोक्ष परिषद, जिसकी अध्यक्षता कौन करेगा? यहाँ तक क्लियर है? चलिए, इसमें हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा बताइएगा मौखरी का राजा कौन था जिसका विवाह राजश्री के साथ हुआ था? ग्रह वर्मा की हत्या किसने किया? देवगुप्त की हत्या किसने किया? राजवर्धन की हत्या किसने किया? शशांक कहाँ का राजा था? गौंड का। बोधि वृक्ष किसने कटवाया? शशांक ने। आप बताइएगा, हर्षवर्धन का एक और नाम है, क्या है? शिलादित्य। शिलादित्य ने किसको हराया था?
हराया था और कहाँ पे अधिकार किया था? राजधानी कहाँ बनाया था? कौन सा बौद्ध यात्री भारत में आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में? वेनसंग जब आया था तो वो किस लिए आया था? शिक्षा ग्रहण करने के लिए। किस धर्म का? बौद्ध धर्म का शिक्षा ग्रहण करने के लिए आया था। तो उस समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन थे? शीलभद्र थे। कौन थे? शीलभद्र। प्रारंभ में हर्षवर्धन किस धर्म के अनुयायी थे? किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म के किस शाखा को अपनाए? महायान शाखा को। किसके सम्मान में महामोक्ष परिषद का वेनसंग का महामोक्ष परिषद का अध्यक्ष किसे बनाया गया? क्लियर है यहाँ तक? याद हुआ? और भी चीजें याद हो जाएंगी तुरंत। इसको मिटाते हैं, आगे चलते। हर्षवर्धन साहित्य प्रेमी था। हर्षवर्धन क्या था? साहित्य प्रेमी था। इसने संस्कृत में 3 नाटक लिखा। इसमें संस्कृत भाषा में मेरे भाई, ठीक है? कितने नाटक लिखा? 3 नाटक। एक लिखा प्रियदर्शिका, एक लिखा रत्नावली और एक लिखा नागानंद। ठीक है? कई को संस्कृत का नाटक लिखा? 3 को। कौन कौन? क्लियर? संस्कृत में कई को नाटक? 3 को नाटक। इसी के दरबार में एक दरबारी कवि था, वानभट्ट। दरबारी कवि कौन था? वानभट्ट। वानभट्ट ने भी कुछ किया होगा ना दरबारी कवि था। इसने 2 पुस्तक लिखा है, एक कादम्बरी और एक कोई बता सकता है? हर्षचरित। अरे हर्ष के दरबार में तो हर्ष से क्या लिखेगा? हर्षचरित। याद हो रहा है? हाँ देखिए, ये किसके दरबार में था? हर्षवर्धन के दरबार में। एक पुस्तक लिख दिया कादम्बरी और एक अपने राजा के बारे में चरित्र चित्रण कर दिया, तो उसको क्या कहा गया? हर्षचरित। कौन सा? क्लियर है? ऐसा कहा जाता है भारतीय इतिहास में कि हर्षवर्धन अंतिम हिंदू शासक था। अंतिम हिंदू शासक। अंतिम हिंदू शासक भारतीय इतिहास में अंतिम हिंदू शासक किसे कहा गया है? हर्षवर्धन को। परंतु इतिहासकार में मतभेद होने की वजह से, मतभेद होने का वजह भी है इसलिए क्योंकि ये कट्टर हिंदू नहीं था। कट्टर था? कट्टर हिंदू मतलब ये, देखिए यहाँ पहले तो हिंदू था, लेकिन बाद में क्या हो गया? बौद्ध धर्म अपना लिया। तो ये कट्टर हिंदू तो हुआ नहीं। इतिहासकार में मतभेद होना स्वाभाविक है। अगर कट्टर हिंदू होता, ठीक है, कट्टर हिंदू होता तो कह सकते थे कि ये अंतिम हिंदू सम्राट था, लेकिन ये कट्टर हिंदू नहीं था। और अंतिम हिंदू सम्राट कहने का मतलब कि सम्राट माने पूरे भारत का विजेता होगा, तो पूरे भारत का ही विजेता नहीं था, ये सिर्फ उत्तर भारत का था। तो ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही पूरे भारत का क्या था? विजेता था। इसलिए इसमें मतभेद है। परंतु अगर आपसे कभी भी ऑब्जेक्टिव पूछ दे कि भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? क्लियर है? यहाँ तक स्पष्ट है? अब हम लोग देखेंगे इसका प्रशासनिक इकाई। ठीक है, तो चलिए एक बार हम आपसे ऐसे फिर रैंडमली क्वेश्चन पूछते हैं। आप देखिएगा बोर्ड तरफ, देख के भी बता सकते हैं और नहीं भी देख के बता सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए बताइएगा, प्रभाकर वर्धन के बड़ा बेटा कौन था? राजवर्धन का छोटा भाई कौन था? हर्षवर्धन का एक और नाम क्या है? शिलादित्य की बहन कौन थी? राजश्री के पति कौन थे? ग्रह वर्मा की हत्या किसने किया? देवगुप्त की हत्या किसने किया? राजवर्धन की हत्या किसने किया? शशांक की हत्या किसने किया? बोधि वृक्ष किसने कटवाया? महामोक्ष परिषद का आयोजन किसके आदेश पर हुआ? हर्षवर्धन पर। प्रियदर्शिका नामक संस्कृत नाटक किसके द्वारा लिखा गया? रत्नावली, हर्षचरित
कादम्बरी, ठीक, नागानंद। परम भट्टारक की उपाधि किसने धारण की थी? किसने? प्रभाकरवर्धन ने। किसने? प्रभाकरवर्धन ने। प्रारंभ में हर्षवर्धन किस धर्म का अनुयायी था? किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म में आया? वेन्सान किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। वेन्सान किस काम से आया था? महायान शाखा का शिक्षा ग्रहण करने और बौद्ध ग्रंथ को संग्रहित करने आया। जिस समय वो आया था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? यहाँ तक बात स्पष्ट है। अब हम लोग देखेंगे हर्षवर्धन का प्रशासनिक इकाई और शासनिक इकाई देखते हैं, ठीक है। वो गोलू गोलू काहे लेट आया? ये वाला थोड़ा ठीक कर दो ना, इसका जो क्या बोल रहा था, कंसंट्रेट करेगा। छेड़छाड़ नहीं करना बाबू। ठीक। कारीगर है, इंजीनियरिंग किया था। चलिए देखिए प्रशासनिक इकाई। हर्षवर्धन के शासनकाल में हर्षवर्धन का कोई संतान नहीं था, ठीक है। हर्षवर्धन जब 647 ईस्वी में मर गया तो उसके बाद उत्तर भारत में सन्नाटा फैल गया और उसी को युग बदल या क्या कह सकते हैं हिंदी में उसको चेंज द वर्ल्ड बोल सकते हैं, या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि युग परिवर्तन हो गया। उसी के बाद से क्या हो गया? युग परिवर्तन हो गया। उसके बाद धीरे धीरे विदेशी आक्रमण प्रारंभ हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ उस तरह का योग्य शासक रहा नहीं। ये उत्तर भारत की बात। थोड़ी देर में हम लोग दक्षिण भारत में आपको लेके चलेंगे, ठीक है। तो हर्षवर्धन का आप देखिए प्रशासनिक इकाई, इसके अंडर में जितने भी सामंत थे ना तो उसको महासामंत कहा जाता था। महासामंत, सामंत मतलब अभी तक समझे कि नहीं आप? सामंत का मतलब होता है किसी के अधीन। जैसे आप यहाँ का राजा है, लिस्लीगंज में आप मान लीजिए कि लिस्लीगंज के आप राजा है, हम उधर से आए घोड़ा वोड़ा लेके अपना तलवार उलवार लेके आपको हम हरा दिए। हराने के बाद आपका मर्डर नहीं किए हैं, आपको बोले कि आप अब हमारे अधीन काम करेंगे, तो आपने कहा कि जी हम स्वीकार करते हैं आपका अधीनता, अब हम आपके अंडर में काम करेंगे, जो भी यहाँ से पैसा आएगा उसका आपको एक निश्चित दर पे आपको दे दिया करेंगे और हम आपके अधीन रहेंगे, जो आपका आदेश होगा हम पालन करेंगे। तो इसको बोलते हैं सामंत। राजा लेकिन वहाँ के रहेगा, वो नहीं रहेगा, कंट्रोल अब वो करेगा, आप रहिएगा लेकिन आपका अधिकार घट गया। अब पहले आप सर्वोपरि थे ना, जो करते थे आप करते थे, लेकिन अब आप नहीं करते। जनता का अध्यक्ष करेगा ना, वो वहाँ रहेगा, जे काम देवल जाएगा वो करना है। वो तो बस आनी बात समझ में, मतलब आपको हरा दिया जाएगा, हराने के बाद आपका अधिकार छीन लिया जाएगा। अब जब तक हम आदेश नहीं देंगे आप हिलिए डुलिएगा नहीं, छोटा मोटा काम दे देगा। समझ में आ रही है बात? तो उसी को क्या बोलते हैं? सामंत बोलते हैं। तो हर्षवर्धन के समय में इसने क्या किया कि जितने भी इसके अधीनस्थ थे उनको महासामंत कहा गया और मंत्री परिषद को या तो सचिव कहा गया या अमात्य कहा गया। सचिव या अमात्य कहा गया किसको? मंत्री परिषद। हर्षवर्धन ने अपने प्रशासन को और बेहतर तरीका से करने के लिए इसने संपूर्ण जितना भी इसका प्रांत, जितना भी इसका एरिया था सबको क्या किया? प्रांत में डिवाइड कर दिया, ठीक है। हाँ हर्षवर्धन, ये भी तो हर्षवर्धन पढ़ रहा है ना, ये तो प्रतापी शासक था इस वंश का। तो इसने क्या किया कि संपूर्ण एरिया को प्रांत में डिवाइड कर दिया और प्रांत को कहा गया भुक्ति। प्रांत को क्या कहा गया? भुक्ति कहा गया। भुक्ति को और इस सब और बेहतर बनाने के लिए भुक्ति को जिलों में बांट दिया।
देख रहे हैं ना, प्रांत को कहाँ में, भुक्ति में, भुक्ति को जिलों में, और जिलों को कहा गया विषय। जिलों को क्या कहा गया, विषय। अब विषय पे जो शासन करेगा उसको कहा गया विषयपति। ऐसा प्रांत मतलब कंट्री होता है कि स्टेट समझिए, प्रांत मतलब स्टेट। जिला का क्या नाम दे दिया गया, विषय। अब विषय को, विषय पर जो शासन करेगा उसको क्या कहा गया, विषय। यहाँ तक क्लियर है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। ग्राम माने गांव। गांव। तो ग्राम के जो शासक थे ना उनको कहा गया, जिनके शासक को ग्राम पक्षटलिक। ग्राम पक्षटलिक किसको कहा गया, गांव के शासक को। समझ रहे ना, एकदम निचले स्तर पे आ गए। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या हुआ, गांव। और गांव के शासक को क्या कहा गया, ग्राम पक्षटलिक। अभी गांव के शासक को मुखिया कहा जाता है, यही बात है ना। उस समय ग्राम पक्षटलिक कहा जाता था। यहाँ तक क्लियर है। हाँ, हर्षवर्धन के समय में मथुरा, मथुरा का नाम सुने हैं ना, मथुरा उत्तर प्रदेश। मथुरा जो है ना सूती वस्त्र का, सूती वस्त्र का प्रमुख केंद्र था, प्रमुख केंद्र था, और शिक्षा का भी प्रमुख केंद्र था। ठीक है। इनके समय में एक हम आपको यंत्र बताए थे, तुला यंत्र ना, नहीं जल यंत्र। अरे जल पंप जिसको बोलते हैं आप। तो सिंचाई के लिए जल पंप का जिक्र किया गया है। मतलब हर्षवर्धन के समय में कुछ इस तरह का टेक्निक था जिसको जल पंप कहा गया। मतलब सिंचाई के लिए जल पंप का क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था। जो पुलिस अधिकारी होते थे, जो पुलिस अधिकारी होते थे उनको दंडपासी कहा जाता था, दंडपासी। और छोटे कर्मचारी को चाट या भाट। हाँ, तो वो वाला यहाँ भी जिक्र है, ठीक है ना। वहां भी नाम था वही, और यहाँ भी नाम रहा वही। चाट या भाट छोटे कर्मचारी को, और पुलिस अधिकारी को दंडपासी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है। तो हर्षवर्धन का जब मतलब पुष्यभूति वंश का जब पतन हो गया तो उसके बाद उत्तर भारत में युग परिवर्तन हो गया। उसके बाद कोई वैसा योग्य शासक आया नहीं। उसके बाद धीरे धीरे बाह्य आक्रमण प्रारंभ हो गया। क्लियर है यहाँ तक। तो ये था आपका पुष्यभूति वंश। क्लियर है। सिंचाई में जो था वो सब स्टार्ट हो गया था, जैसे आलू तालू ये सब जितना होना मतलब। हाँ, आप बहुत दूर थोड़ी है, आप 1500 साल पहले की बात हो रही है। तो 1500 साल पहले भी तो आलू धान गेहूं था, वो तो हड़प्पा में हो गया था। ठीक है ना। तो ये तो अभी आप 647 हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई, 647, अभी चल रहा है 2022। 1500 साल पहले की बात है, यही बात है ना। 1500 साल पहले भी खाने पीने का उत्तम व्यवस्था था। ठीक है। हम लोग से बहुत बेहतर तरीका से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग रहा कर। तो भारतीय इतिहास को उल्टा इतिहास कहा जाता है, उल्टा इतिहास कहा जाता है। क्योंकि जब हम लोग को शहरी होना था तो अब ग्रामीण में है, और जब ग्रामीण होना था तो उसमें शहरी थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए। सिंधु घाटी शहरी था तो ऊपर से कुछ ना कुछ होगा।